क्या आप उच्च रचनात्मकता और संतुष्टि पाना चाहते हैं? हम सभी मनोविज्ञान, दर्शन और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि का मिश्रण करके इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मिहाली सिक्सजेंट की पुस्तक फ्लो सर्वोत्तम मानवीय अनुभव की एक अभूतपूर्व खोज है। आगे बढ़ें और सीखें कि हमेशा अपने प्रवाह में कैसे बने रहें। क्या आप कभी किसी काम में इतने मग्न हो गए हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चला? आप इतने केंद्रित और व्यस्त थे कि आपको पूरी तरह से उसमें डूबे होने और शांति का अनुभव हुआ। अगर ऐसा है तो आपने प्रवाह का अनुभव किया है। अध्याय 1, खुशी का मार्ग। फ्लो इस बात की पड़ताल करता है कि हम एक खुशहाल, संपूर्ण जीवन जीने के लिए खुशी की भावना का अनुभव कैसे करते हैं। ये तब प्राप्त होता है जब हम खुद को उदात्तीकरण की उस अवस्था में डुबो देते हैं जिसे लेखक प्रवाह कहते हैं, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति चुनौतियों के प्रति अनुकूलित हो जाता है। हम अस्थायी रूप से अपने आत्मबोध और अपने समय पर नियंत्रण खो देते हैं। लक्ष्यीकरण और त्वरित प्रतिक्रिया की एक प्रणाली का उपयोग करके हम काम के साथ तालमेल बिठाने, आत्मसम्मान बढ़ाने और जीवन में अर्थ खोजने के लिए प्रवाह की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती। जितना ज़्यादा आप खुशी पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप उससे चूक जाते हैं। यह आपके अपने से बड़े किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण का दुष्प्रभाव है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि खुशी कहाँ से आती है। उनके शोध के अनुसार यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूं ही मिल जाती है, नहीं, यह भाग्य या संयोग का परिणाम है। ये पैसे से मापी जाने वाली चीज़ से भी अलग है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी प्रभावों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन प्रभावों को कैसे समझते हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि बाहरी ताकतें खुशी और आनंद का निर्धारण करती हैं, लेकिन ऐसे अनमोल पल भी आते हैं जब हम अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने के बजाय सांसारिक नियंत्रण पर निर्भर होते हैं। और जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो कम से कम खुशी, संतुष्टि और आपूर्ति का हमारे जीवन पर और भी अधिक सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ये घटना है सिक्सजेंट की। ये स्थिति तब नहीं होती जब लोग निष्क्रिय होते हैं, लेकिन ऐसा होता है जब आप प्रवाह की स्थिति में होते हैं। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत जाता है। कर्म और चेतना एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह से नियंत्रण में महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह आवश्यक है और यह अनुभव करने लायक है, जो आंतरिक प्रेरणा से आता है। तो आज से ही वास्तविक खुशी पाने के लिए प्रवाह की शक्ति का उपयोग करें। अध्याय 2, मानव की शारीरिक संरचना। चेतना। अतीत को देखते हुए पुराने जमाने की संस्कृतियों की भावनाओं और विचारों को अपनाना आदर्श नियम माना जाता था। आज के समय में ये प्रासंगिक नहीं रहा, जहां हमें अपने विचारों को स्वीकार करने और अपनी इच्छानुसार भावनाओं को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। जो लोग अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें अक्सर कठोर या भावनाहीन कहा जाता है। हालांकि लेखक के अनुसार जो लोग अपनी बेचैनी का फायदा उठाकर चेतना पर नियंत्रण पाना जानते हैं, वही सुखी जीवन जीते हैं। एक बार जब हम अपने अंदर की मशीनरी को समझ लेते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि जीवन कैसा होगा। हम मनुष्यों ने चेतना विशिष्ट विकास के बिंदु विकसित कर लिए हैं। इसी वजह से हम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अंतर कर सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल झूठ बोलने, कविताएं लिखने या वैज्ञानिक परिकल्पनाएं बनाने के लिए कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बाहरी उतार चढ़ावों के बावजूद आप अपनी धारणाएं बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। ये सब हम खुद कर सकते हैं। अपने औसत जीवन काल में एक व्यक्ति लगभग 18.5 करोड़ सूचना इकाइयाँ एकत्रित करता है, जैसे ध्वनियाँ, दृश्य उत्तेजनाएं या भावनाओं और विचारों की बारीकियाँ। इस प्रकार हमारा ज्ञान हमारी अधिकांश समझ का निर्माण करता है। अब सवाल यह उठता है कि जानकारी मन में कैसे पहुँचती है। ये जानकारी मानसिक ऊर्जा के जरिए मन तक पहुँचती है, या यूँ कहें कि ध्यान उस जानकारी की ओर आकर्षित होता है। इसलिए आपको इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का ध्यान रखना होगा। इसके लिए बाहरी विकर्षणों को भूलकर अपने लक्ष्य तक पहुँचने तक ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 3, खुशी जीवन की गुणवत्ता। जब हम किसी को अमीर, मशहूर या अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो हम सहज ही मान लेते हैं कि वे एक संपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हालांकि बाद में हमें एहसास होता है कि यह खुशी नहीं है, वे ही तो कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता है, वह न केवल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने अनुभव की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। हमें खुशी की तलाश करनी चाहिए, मौज मस्ती की नहीं। लेखक ने खुशी और मौज मस्ती के बीच अंतर बताया है। मौज मस्ती खाने या सोने जैसी साधारण चिकित्सीय ज़रूरतों को पूरा करती है।
इसके अलावा मौज मस्ती ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करती है और साथ ही कौशल और एकाग्रता का उपयोग करके सहज प्रवृत्ति की सीमाओं को पार करने के लिए खुद को प्रेरित करती है, जिससे हम अपने महान लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही खुद पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग अपने मुश्किल दिनों की भरपाई के लिए तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। मौज मस्ती को प्राथमिकता देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मौज मस्ती पर खुशी की भावना को प्राथमिकता देना आसान है। मौज मस्ती और फलदायी लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल बनाना उन्हें नवाचार और विकास के बेहतरीन अवसरों से वंचित कर देता है। उदाहरण के लिए, कई लोग काम के थका देने वाले दिन के बाद टीवी या फिल्में देखते हैं। ऐसी स्थिति में वे निष्क्रिय हो जाते हैं और आसानी से भटक सकते हैं। सप्ताह के अंत में वे शराब या नशीले पदार्थों में डूबे रहते हैं। लेकिन नतीजा अक्सर एक ही होता है, वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और नियंत्रण खो देते हैं। मन अक्सर वह नहीं करता जो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हमें कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता भी नहीं चुनना चाहिए क्योंकि इससे भटकना सबसे आसान है। ज़्यादातर आनंददायक गतिविधियां स्वाभाविक रूप से नहीं आती, उनके लिए शुरुआती प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसे करने में आपको शुरुआत में आनंद नहीं आ सकता है। लेकिन एक बार जब आपके कौशल काम करने लगते हैं तो वे एक ऐसा उपहार बन जाते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। वे अनमोल हैं, आप इन बदलावों को खुद महसूस कर सकते हैं। बस शुरुआत करें और अपने अद्भुत परिणाम देखें। अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम अपनी दिनचर्या में कुछ खास तरीके शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाहरी परिस्थितियों को योजना के अनुसार बनाना, जबकि दूसरा तरीका है बाहरी परिस्थितियों का अनुभव करना ताकि वे हमारे लक्ष्य के अनुरूप हो सकें। एक विकल्प बाहरी दुनिया में हेरफेर करने पर आधारित है, जबकि दूसरा विकल्प बाहरी परिस्थितियों के बारे में हमारी राय बदलने का सुझाव देता है, जो अधिक सही है। प्रवाह उत्पन्न करने वाले कारकों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। प्रवाह के दौरान इनमें से एक या अधिक कारक हमेशा सक्रिय रहते हैं। प्रथम, प्रवाह का अनुभव आमतौर पर तब होता है जब हमारे सामने ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें पूरा करने का अवसर हमारे पास होता है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं। तीसरा और चौथा, ध्यान केंद्रित करना आमतौर पर तब संभव होता है जब कार्य के स्पष्ट लक्ष्य और तत्काल प्रतिक्रियाएं हों। पांचवां, एक आदमी एक गहरी लेकिन आरामदायक साझेदारी के साथ काम करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं और दुखों से जागरूकता को दूर ले जाती है। छठा, आनंददायक अनुभव लोगों को अपने कार्यों पर नियंत्रण की भावना देते हैं। सातवां, स्वयं के बारे में चिंता गायब हो जाती है, फिर भी प्रवाह अनुभव के अंत के बाद स्वयं की भावना मजबूत होकर उभरती है। अंततः समय का अर्थ बदल जाता है, घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। अध्याय 4, प्रवाह की खोज। अक्सर प्रवाह पैदा करने वाले कार्यों को देखकर हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि लोगों को क्या खुशी देता है। इटली के नेपल्स में एक सुबह एक अमेरिकी पर्यटक ने एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से एक मूर्ति खरीदी। सोचा, दुकान के मालिक ने उस मूर्ति की बहुत ही आकर्षक कीमत बताई, लेकिन जब उसने देखा कि वह कीमत चुका देगा तो उसने कहा कि वह वस्तु बिक्री के लिए नहीं है। अब सोचिए, उसने ऐसा क्यों किया? दुकानदार इतनी ऊंची कीमत इसलिए नहीं वसूलता कि उसे मेहमान से मुनाफा कमाना है, बल्कि इसलिए कि वह उसकी बुद्धि का आनंद लेना चाहता है। इससे उसका दिमाग तेज होता है और उसे अपनी बिक्री कौशल निखारने में मदद मिलती है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो न तो आसान होता है और न ही मुश्किल, तो हम ज़्यादा हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप टेनिस खेलते हैं तो पहली बार गेंद को नेट के पार मारने की कोशिश में आपको मज़ा आता है। लेकिन एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो ये काम धीरे धीरे उबाऊ लगने लगता है और आप खुद को चुनौती देने लगते हैं, जैसे कि प्रतिद्वंद्वी पर गेंद मारना। अगर आप किसी ऐसे प्रतियोगी को चुनते हैं जो कुशलता से खेलता है और आपसे 10,000 गुना ज़्यादा कुशल है, तो आपके लिए जीतना कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। आप जल्द ही जानने और डरने के बीच का फ़र्क समझ जाएंगे, क्योंकि यह चुनौती इतनी जटिल है कि आप एक नया कौशल सीखने का मौका गंवा देंगे। हालांकि अगर आप अपने स्तर से थोड़ा ऊपर के प्रतियोगी को चुनते हैं तो आपके कौशल में सुधार होगा। जैसा कि पुस्तक के लेखक स्वयं कहते हैं, चुनाव बोरियत और चिंता के बीच की सीमा पर आता है जब चुनौतियों को प्रदर्शन करने की क्षमता के साथ संतुलित किया जाता है। सुधार के लिए कौशल को व्यक्तिगत लक्ष्यों और जुनून के साथ भी संतुलित करने की आवश्यकता होती है, और यह परिस्थितियों से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, जैसे कि अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कार का वादा या अच्छा प्रदर्शन न करने पर धमकी और सज़ा। इसे समझने के लिए कुम्हार ईवा ज़ीज़ेल के जीवन के बारे में पढ़ें, जो एक बार स्टालिन की सेना द्वारा कैद कर ली गई थीं। अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए वह लगातार मन ही मन शतरंज खेलती थीं, अपनी कविताएं याद करती थीं और व्यायाम करती थीं।
उनका दावा है कि वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने कौशल, कल्पनाशीलता और प्रतिभा को निखार सकती हैं। समकालीन जीवन के भय और चिंता पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को सामाजिक परिवेश से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। इसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने पुरस्कार बनाना सीखें। साथ ही बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना खुशी और उद्देश्य खोजने की क्षमता विकसित करें। अध्याय 5, शरीर में प्रवाह। जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह कला या खेल पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। दूसरी ओर हमारे शरीर में हमेशा असीम क्षमताएं होती हैं। अगर उस संभावना को नज़रअंदाज किया जाए तो शरीर के कार्य धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अभ्यास नहीं करते तो आपका शरीर धीरे धीरे और अजीब तरह से चलता है, आपकी आंखें कम लचीली हो जाती हैं, आप केवल उबाऊ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आपके कान केवल शोर सुनते हैं और आपका मुंह स्वाद महसूस करता है। इसलिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मन में क्या चल रहा है, ये जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही सभी को संवेदी और शारीरिक कौशल का भी अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए पैदल चलना बस एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन अगर आप पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान दें, दूसरे लोगों पर, साइन पोस्टों पर, चौराहों पर, वास्तुकला पर और ऐतिहासिक स्थलों पर अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक होने से आपको स्वचालित प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक सीखने में मदद मिलती है। वास्तव में रंगीन दुनिया प्रेरणा से भरी है। आकाश के अनेक रूप हैं और उन अद्भुत चीज़ों पर ध्यान करने से आपको एक नया और समृद्ध दृष्टिकोण मिल सकता है। इसके साथ आप हर चीज़ से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गानों के जादू के आकर्षण की बात करें तो आजकल बस एक आसान से ऑपरेशन से हम अनगिनत गानों की शैलियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शायद ही कभी हम उन तेज़ नाजुक आवाज़ों में पूरी तरह खो जाते हैं। और फिर अगर आप उस संगीत पर ध्यान दें जिसे आप सुन रहे हैं तो यह एक बिल्कुल नया स्तर खोल देता है। बोधगम्यता, प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक ध्वनि के प्रति अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को महसूस करना। जब समतुल्य छवियां मन में आती हैं तो जुड़ाव। इसलिए टुकड़े की प्रत्येक संरचना का विश्लेषण करना और अन्य संस्करणों, अन्य संगीतकारों के साथ इसकी तुलना करना। लेकिन माइंडफुलनेस को चिंतनशील बनाने के लिए हमें अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करना होगा और इसका सबसे प्रभावी तरीका योग है। लंबे समय से योग को अहंकार को मुक्त करने और किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के एक सकारात्मक तरीके के रूप में देखा जाता रहा है। योग हिंसा, अनुरूपता, पवित्रता, अनुशासन और एक उच्च शक्ति से संबंधित है। आप अपने मन पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जिस शरीर में आप रहते हैं उसका उपयोग करें। अध्याय 6, विचार का प्रवाह। पिछला अनुभव सिर्फ इंद्रियों से कहीं ज्यादा होता है। कुछ सबसे उत्साहवर्धक अनुभव हमारे मन में तब पैदा होते हैं जब कुछ जानकारी के लिए हमारी इंद्रियों के बजाय सोचने की जरूरत होती है। मानसिक गतिविधियों में पढ़ना सबसे आम प्रवाह प्रेरक व्यवहार माना जाता है। अपने विचारों में असफलता लाने के लिए क्रॉसवर्ड हल करना, सुडोकू खेलना, लिखना और गणित के प्रश्न हल करना जैसे अभ्यासों का प्रयोग करें। हम जो मानते हैं उसके अलावा मन की सामान्य स्थिति अव्यवस्थित होती है। जब लोग ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो वे किसी और चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उस ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना असंभव हो जाता है। लेकिन जब आप किसी काम को प्रवाह के साथ करते हैं तो आप अपने विचार पर आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसके जरिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे कहीं बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रवाह ही मन में एक क्रम बनाने का एकमात्र तरीका है। अध्याय 7, प्रवाह के साथ कार्य करना। क्या काम हमेशा जटिल और बोझिल ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी अन्य साधारण काम की तरह आपकी एक पढ़ाई भी प्रवाह का स्रोत बन सकती है। बस लक्ष्य निर्धारण, प्रतिक्रिया, निपुणता और चुनौती की आवश्यकता होती है। कई उच्च कुशल नौकरियां प्रवाह की भावना के लिए अच्छी तरह से की जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काम करते समय केवल कुछ ही लोगों को यह एहसास क्यों होता है? बहुत से लोगों को काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। उन्हें अनुभव और प्रेरणा को जरूरी समझना चाहिए, न कि सिर्फ रूढ़िबद्ध धारणाओं पर। साथ ही उन्हें यह भी सीखना होगा कि हमें इस उद्देश्य के लिए इस तरह का काम करना चाहिए। उन पूर्वाग्रहों को त्यागें और काम में पूरी तरह डूब जाएं ताकि एक प्रवाह बना रहे। इटली के आल्प्स पर्वतों के एक गांव में रहने वाले बुजुर्गों का उदाहरण लीजिए। उनके लिए रोजमर्रा के काम और खाली समय में कोई फर्क नहीं है। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर गाय का दूध इकट्ठा करते हैं, मीलों तक घास के गट्ठर धोते हैं, बागों की देखभाल करते हैं और परिवार के लिए खाना पकाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अमीर बनने के बाद वो क्या बदलना चाहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ सामान्य है।
जब वे आराम करने के बजाय काम करते हैं तो वे खुद को प्रवाह की स्थिति में पाते हैं, जिससे उनकी कल्पनाशीलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में आत्मविश्वास बढ़ता है। ये किताब एक रेल कारखाने में काम करने वाले एक वेल्डर की कहानी भी बताती है। बहुत से लोग उसे उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण जानते थे। उसे उत्पादन लाइन में हर महत्वपूर्ण काम करने में मजा आता था। उसने पदोन्नति के सभी अवसरों को भी ठुकरा दिया क्योंकि वेल्डर ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से काम करना चाहता था और उसे चुनौतियों में बदलने में मज़ा आता था। इसलिए प्रवाह की स्थिति प्राप्त करने के लिए काम में नई चुनौतियों की तलाश करें, जितना संभव हो उतना सीखने का लक्ष्य रखें और समय बर्बाद करना या गलत लक्ष्य निर्धारित करना बंद करें। अध्याय 8, लोगों की खुशी छीनना। भारी ट्रैफिक और व्यस्त दफ्तर हर व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करते हैं। अकेले समय बिताने से हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन साथ ही बोरियत भी होती है। ऐसे समय में हमें उन लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है जिन्हें हम जानते हैं और जिन पर हम भरोसा करते हैं, दूसरे शब्दों में परिवार, दोस्त और पड़ोसी। एक आदर्श परिवार ईमानदार सुझावों, बिना शर्त स्वीकृति और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग से भरा होता है। उदाहरण के लिए, जो माता पिता टीवी देखने के बजाय बधाईगिरी या खाना पकाने जैसे काम करते हैं, वे अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में सकारात्मक आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसकी तुलना में दोस्तों के साथ अकेले रहना भावनात्मक पोषण में भूमिका निभाता है, खुशी, ऊर्जा में वृद्धि, जुड़ाव में वृद्धि, आत्मसम्मान, शक्ति और प्रेरणा। अंत में, हमें पड़ोसियों और समुदायों के लिए नई चीज़ें विकसित करने के अवसर ढूंढने चाहिए। अगर आप समुदायों से अपना दिल मोड़ लेते हैं तो आप भविष्य में खुद को मदद और सहारे से वंचित कर रहे हैं और खुद को एक रूढ़िवादी, अकेले पिंजरे में बंद कर रहे हैं। इसलिए रिश्तों में सही तरीके से निवेश करें, अंत में आपको जो मिलेगा वह आश्चर्यजनक होगा। अध्याय 9, चुनौतियों से खेलना। यह अध्याय एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तंत्र की आवश्यकता पर चर्चा करता है, विशेषकर यदि आपको प्रवाह में काम करना है। कुछ लोग अपनी उथल-पुथल भरी प्रवृत्ति अपने भीतर से, कुछ बाहरी कारकों जैसे धर्म, देश या परिवार से, और कुछ कला, संगीत या विज्ञान में निपुणता से प्राप्त करते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रवाह की स्थिति में बदलने और चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि वे आनंद ले सकें। यह अवधारणा कठिनाई में अवसर ढूंढने जैसी है। अगर आप परिस्थिति को सकारात्मक रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको 3 कदम उठाने होंगे। 1, निस्वार्थ अचेतन आत्मविश्वास। कई लोग मानते हैं कि उनका भाग्य उनका है। वे ये भी सोचते हैं कि वे एक परिवेश का हिस्सा हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। आत्मविश्वास के इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको खुद पर, अपने परिवेश पर और अपनी भूमिका पर भरोसा करना होगा। एक दुनिया पर ध्यान देना, अपने अहंकार पर ध्यान देने से बचें, इसके बजाय जागरूक रहने के वैकल्पिक तरीकों से अपने आसपास की दुनिया के प्रति खुले रहें। 1, नए समाधान खोजें। अपनी स्थिति सहित संपूर्ण स्थिति पर ध्यान देते रहें तथा पता लगाएं कि क्या वैकल्पिक लक्ष्य बेहतर हो सकते हैं और क्या अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। ऑटोटेलिक सेल्फ। यह अवधारणा उन लोगों के बीच अंतर करती है जो कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करते हैं और जो उनसे अभिभूत हो जाते हैं। दोनों के बीच का अंतर बाहरी चीज़ों के बारे में उनकी सोच है। ऑटोटेलिक सेल्फ वह व्यक्ति होता है जो दुनिया को निष्पक्षता से देख सकता है। इस प्रकार वे सकारात्मकता या नकारात्मकता को परिणामों से अलग करने और उसे संतुलित करने में कुशल होते हैं। वे शायद ही कभी चिंतित होते हैं और उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि अगर वे भटक गए तो क्या होगा। वे हर परिस्थिति में प्रवाह में रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये वे लोग हैं जो प्रवाह में निपुण होते हैं। इसके लिए लेखक ने एक मॉडल दिया है जिससे आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। एक लक्ष्यों का समायोजन। अगर आपको पिछले अध्याय से याद है तो प्रवाह की स्थिति प्राप्त करने के लिए यह एक आवश्यक कारक है। आपके लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए ताकि आप वांछित परिणाम के अनुसार अपने कार्यों को समायोजित करके उन पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें। 2, खुद को गतिविधि में डुबोएं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको कार्य करना होगा। याद रखें, रोम जैसा कोई भी साम्राज्य केवल कल्पना से नहीं बना था। इसके लिए हजारों घंटों की कड़ी मेहनत और निरंतर बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। महानता प्राप्त करने के लिए अपने न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर्स को संतुष्ट करके पूरी तरह से क्रिया में डूबे रहना मददगार होगा। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करें और उनका पीछा करें। 3, जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए ध्यान जरूरी है। आपको अपने आसपास के वातावरण और चीज़ों के प्रति सचेत रहना चाहिए, खासकर किसी खास काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 4, अनुभव का तुरंत आनंद लेना सीखें। परिणाम चाहे जो भी हो, दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाएं।
एक स्वतः केंद्रित स्व बनने का अर्थ है लक्ष्य निर्धारित करना, कौशल विकसित करना, प्रतिक्रिया के प्रति सक्रिय रहना, उन पर ध्यान देना और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए गलतियों को सुधारना। इस प्रकार अपने अंदर ऐसी आदतें विकसित करें जो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जिद्दी व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। इस अध्याय को पढ़ने के बाद भी आपको लग सकता है कि जब हम अमीर, सुंदर और स्वस्थ हो जाते हैं तो खुशी आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर चीज़ें योजना के मुताबिक न हो और किस्मत आपको थोड़ा प्रशिक्षित करना चाहे? कभी कभी हम इतने बदकिस्मत होते हैं कि हमें खतरे और हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को असहाय महसूस करेंगे। हार मानने के बजाय इन 3 सुझावों का पालन करें। सबसे पहले, अपने अहंकार को त्यागें और किसी भी परिस्थिति को संभालने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। उदाहरण के लिए, जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई ज़रूरी काम कर रहे हों और वह अचानक बिना किसी कारण के हैंग हो जाए, या जब आप जल्दी में हों और आपकी कार अचानक खराब हो जाए, तो इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। फिर आप खुद को बदकिस्मत समझते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सभी शायद खुद से यही कहते हैं जब हमें किसी ऐसी बात का बुरा लगता है जो हमारे इरादों के विपरीत हुई हो। इसलिए हमें समस्या पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। अगर कार खराब हो जाती है तो सोचिए कि यह लगातार चलती रहती है, जिससे ब्रेक लगाना मामूली बात है। मुझे इसे ठीक करवाने के लिए किसी मैकेनिक को बुलाना होगा या कोई दूसरा लक्ष्य बनाना होगा, जैसे मीटिंग रद्द करके घर पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना। इसके बाद अपने परिवेश के प्रति सचेत रहें। चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाले पहले इंसान थे। ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक खतरनाक और डरावना काम होता है, लेकिन डर पर ध्यान देने के बजाय लिंडबर्ग ने वहां पहुंचने की अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखा। इसी वजह से वे सफल रहे। माइंडफुलनेस के जरिए लिंडबर्ग ने डर पर काबू पाकर एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। सिर्फ डरने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, आप वो भी कर सकते हैं जो आपको जोखिम भरा लगता है। तीसरा, चुनौतियों का सामना करने के बजाय नए समाधान खोजें। उदाहरण के लिए, श्रीमान एक के पास पदोन्नति का केवल एक ही मौका है, लेकिन उन्हें बॉस के करीबी लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यहाँ उनके पास 3 विकल्प हैं। बॉस को मनाने का कोई तरीका खोजें ताकि बॉस योग्यता के आधार पर चयन करें, या नौकरी बदलने का मतलब है किसी अन्य कंपनी में जाना जो उन्हें अधिक विकास के अवसर दे सके, या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और अपने प्रोजेक्ट्स पर समय बिताएं। अब सोचिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आपका जवाब चाहे जो भी हो, अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और चुनौतियों का सामना करने से न डरें। अध्याय 10, जीवन का अर्थ। यह आखिरी अध्याय बताता है कि लोग अनुभवों को एक सार्थक तस्वीर में कैसे संश्लेषित करते हैं। जीने की वजह ढूंढने के लिए हमें एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। नतीजा यह है कि वैकल्पिक और ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को चुनौती दें। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ उस पर काम करें। और अंत में, सपनों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखें। इसका एक उदाहरण किताब में दिया गया है। मैल्कम एक्स गरीबी और नशे की लत में पले बढ़े और उन्हें जेल भेज दिया गया। यहाँ पढ़ने और सोचने से उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की प्रेरणा मिली जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ हमारा कोई खास लक्ष्य या इच्छा न हो। तो क्या हम जानलेवा बीमारियों से लड़ सकते हैं, उत्कृष्ट कृतियां बना सकते हैं, या चांद पर चल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ करना तभी संभव है जब कोई उद्देश्य हो। जीवन का सही अर्थ जानने के लिए पहले एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको चुनौती दे। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करें, और जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपको जीवन का अर्थ और सच्ची खुशी तुरंत मिल जाएगी। सही मायने में यही जीवन में प्रवाह लाएगा। निष्कर्ष, आइए सीखे गए सबक को एक बार दोहराएं। एक, सच्ची खुशी पाने के लिए प्रवाह की शक्ति का उपयोग करें। 2, याद रखें कि आप किन चीज़ों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। 3, वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों को करना शुरू करें जिन्हें आप शुरू में करना पसंद नहीं करते हैं। 4, अपने जीवन से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने पुरस्कार बनाना सीखें। साथ ही बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना खुशी और उद्देश्य खोजने की क्षमता विकसित करें। 5, अपने जीवन की उच्च शक्ति को महसूस करने के लिए योग करें। 6, अपने विचारों में प्रवाह लाने के लिए पढ़ना शुरू करें। 7, प्रवाह की स्थिति प्राप्त करने के लिए काम में नई चुनौतियों की तलाश करें। जितना संभव हो उतना सीखने का लक्ष्य रखें और समय बर्बाद करना या गलत लक्ष्य निर्धारित करना बंद करें। 8, रिश्तों में सही तरीके से निवेश करें। अंत में आपको जो परिणाम मिलेंगे वे आश्चर्यजनक होंगे। 9, अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और जीवन में आगे बढ़ें।
और चुनौतियों का सामना करने से न डरें। 10 एक लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन का अर्थ ढूंढना शुरू करें। इस पुस्तक से हमने प्रवाह प्राप्त करने के बारे में सीखा। अगर आप परम आनंद चाहते हैं तो बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस पुस्तक को अच्छी तरह समझेंगे और सच्ची खुशी पाने के लिए बताई गई ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे।